नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू किया है 100% रिसर्च वाला शो सत्य की विजय। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा? वो चिल्ला रही थी, वो दर्द से कराह रही थी, उसका शरीर गाड़ी में फंसा हुआ था। वो मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन वो उसे रौंदे जा रहे थे। और तो और उसके साथ चंद सेकंड पहले बैठी उसकी दोस्त भी भाग खड़ी हुई। ये दर्द है उस अंजलि का जिसके साथ ऐसा हुआ शायद किसी के साथ भी ना हुआ हो। अब इस मामले में तरह तरह के खुलासे हो रहे। मंगलवार को जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बुधवार को एफएसएल रिपोर्ट में भी कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। हम जानते हैं इस केस से जुड़े हुए बड़े अपडेट्स क्या हैं आज के। अंजलि के जो केस है, जो कंजावला का मामला है, उसमें एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई है। कल तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, अब एफएसएल की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। उसमें नए तथ्य जो हैं उजागर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कार के फ्रंट लेफ्ट कार में अंजलि फंसी हुई थी। जो ड्राइवर साइड से जो अपोजिट साइड है, लेफ्ट साइड में वो फंसी हुई थी। पीड़ित लड़की के फैमिली डॉक्टर ने अंजलि के नशे में होने का दावा खारिज कर दिया है। हालांकि एफएसएल में भी ये बात कही गई है कि उसका जो फूड है उसमें वो नहीं मिला है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पाया गया है कि मृतक के पेट में अल्कोहल नहीं था। जो बात कल की जा रही थी कि उसने बहुत शराब पी रखी थी, वो नशे में थी, तो इसमें कहा गया कि नहीं ऐसा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिजनों के साथ आज मुलाकात की है। कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने उनसे फ़ोन पर बात की थी और उसके बाद 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की गई। निधि 3 जनवरी की दोपहर एकदम में ये नया नाम मीडिया में आता है और पूरे केस को दिशा और दशा बदल देता है। फिर एक के बाद एक निधि बयान देती है। अब तक मीडिया से छिपने वाली निधि खुलकर बात रखती है। ऐसे में उसकी बात पर कहाँ तक भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो अपनी दोस्त को हादसे के बाद छोड़कर भाग गया हो वो कितना सही बोल रहा होगा, ये समझने की बात है। सुनिए निधि की भाषा और उसका दोस्ती निभाने का तरीका। निधि का दावा है कि अंजलि का होटल में पुरुष मित्र से झगड़ा हुआ था। ये बात उसने अपने इंटरव्यू में कही कि उसके दोस्त से झगड़ा हुआ था। फिर होटल स्टाफ ने भी निधि और अंजलि में झगड़ा होने की बात कही थी। होटल स्टाफ का कहना था कि उन दोनों में झगड़ा हुआ। निधि का दावा है कि हादसे के वक्त अंजलि के साथ वो मौजूद थी। अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, जो सीसीटीवी है उसमें दिखाई दे रहा है। फिर हादसे के बाद 2 दिन तक वो कहाँ गायब हुई निधि, इसका जवाब उसमें नहीं है। वो कह रहे कि वो घबरा गई थी। अंजलि तो दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद हत्यारों की कुंडली खंगालने की बजाय अंजलि के चरित्र का ही हनन शुरू हो गया। एक और निधि नाम की उसकी दोस्त आकर कहती है कि अंजलि नशे में थी, तो वहीं दूसरी ओर परिवार इससे इनकार करता है। आखिर क्या है दोनों पक्षों के दावे, इसको एक बार समझ लेते हैं। निधि का दावा क्या है और अंजलि के परिजनों का। निधि का दावा है कि अंजलि ने शराब पी रखी थी और बहुत नशे में थी, जबकि अंजलि के परिजनों का दावा है कि अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी। उसकी मां कहती है वो शराब नहीं पीती थी। निधि का दावा था कि नशे की हालत में ही अंजलि का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अंजलि के परिजनों का दावा है कि ये एक्सीडेंट नहीं, एक प्लान मर्डर है। वो इसको मर्डर के तौर पर बता रहे हैं। निधि ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के नीचे फंस गई थी अंजलि। अंजलि के परिजनों का कहना है कि अंजलि के साथ बर्बरता की गई है, वो सिर्फ मर्डर नहीं है। निधि ने कहा कि मैं डर गई थी इसलिए वहां से चली गई। अंजलि के परिवार वालों ने पूछा कि कैसी दोस्त है जो मदद करने के बजाय भाग गई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर अंजलि की मौत के बाद जो उसकी दोस्त और घर वाले हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, और इस पर जो वुमेन कमीशन है उसकी चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, उनका क्या कहना है, इसको भी एक बार सुन लेते हैं। ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी, उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है,
लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मैम अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहां पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं वो मिसिंग है। अभी तक उसकी पोस्टमार्टम में ब्रेन नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ब्रेन भी नहीं देख पाई। तो मैं इस मर्डर को अब सिर्फ मर्डर नहीं कहूँगा, मैं इसको एक नाम दूंगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है, सैडिज्म मर्डर। टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। उस रात अंजलि के जिस्म के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद खौफनाक था। आरोपी उसे अपनी कार के नीचे पथरीली सड़क पर घसीट कर ले जा रहे थे, वो चीख रही थी, और ये सब रात के अंधेरे में खुलेआम सड़क पर हो रहा था। रखवाले नींद में बैठे थे, और तो और जब वो मर गई तो आरोपियों पर कार्रवाई की बजाय उसी का चरित्र हनन किया जाने लगा। ऐसे में सवाल है कि किसे बचाने की कोशिश में लगी है दिल्ली पुलिस? निधि का बयान या लीपापोती का पुलिसिया प्लान है ये? 36 घंटे तक जांच से क्यों बचती नजर आई पुलिस? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, पूर्व विधि सचिव पीके मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेदभूषण साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता अलका लांबा जी, और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर ऋषि हमारे साथ हैं, और एनसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूर्व आईपीएस विभूति नारायण राय सर भी हमारे साथ होंगे। आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। वेदभूषण जी, सर आपसे पहले समझना चाहता हूं, सर जो आज तक का जो अपडेट है उसको आप कैसे देख रहे हैं पुलिस के नजरिए से? विजय जी, जब से ये इंसिडेंट हुआ है बहुत पेनफुल और बड़ा डरावना है कि राजधानी के अंदर इसका इस तरह का हुआ जी। परंतु अब जो चीजें धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशंस के बाद आ रही हैं, क्योंकि इसमें 60 डेज तक हमें पेशेंसली वेट करना होगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग। यस, आपको याद होगा निर्भया का जब केस हुआ था तो दिल्ली पुलिस ने 16 दिन के अंदर उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी, 2 महीने में वो कन्विक्ट हो गए थे जी। उसमें जो पुलिस की डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी थी या व्हाट वेंट रॉन्ग, पुलिस की कहाँ गलती थी, कहाँ लैप्सेस थे, उसके बारे में होम डिपार्टमेंट ने एक कमेटी गठित की थी और एक हाई कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। उन्होंने तमाम पक्षों को एनालिसिस करने के बाद 42 डेज के बाद रिकमेंडेशंस किया। उसके बाद डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी पीसीआर के खिलाफ कोर्सिव एक्शन लिया गया। तो एकदम से हम जंप कर जाएं कि पुलिस की गलती थी, अब किसको हटाएं, किसको लगाएं, किसकी जिम्मेदारी फिक्स करें, इसके लिए बिहार सरकार के जो मंत्री जी हैं उन्होंने स्पेशल सीपी शालिनी सिंह, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, शी इज स्पेशल सीपी, उनको अपॉइंट किया है। आज उन्होंने सुल्तानपुर थाने का और तमाम उस जगह का विजिट किया जहां से तमाम इंसिडेंट रेट हो रहा है जी। अब जो चीजें इन्वेस्टिगेशंस में आ रही हैं वो तमाम जो हादसा है और बहुत सीरियस हादसा है, बड़ा हादसा है, मैं इसको छोटा मोटा हादसा नहीं, क्योंकि एक यंग लड़की की जान गई है और हम सब दिल्ली के लोग स्तब्ध हैं, आप भी स्तब्ध हैं, पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध है कि क्या हुआ उस रात को, उस भयावह रात को, कि नए साल की 2023 की शुरुआत में एक लड़की जिस तरह से वो उसको कुचला गया, मारा गया, उसमें क्या हुआ, क्या लॉ कहता है, पुलिस का क्या एंगल है, तो उसकी बात जो इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं। पहले पार्ट में जो गलतियां हुई और जो लैप्सेज हुए, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है, उसका एक अलग पार्ट है जी। अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जिसको आप अब दिखा रहे थे जी, दोनों पर बात। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आया है, जो बेलिनो कार के बारे में एक्सपर्ट से ओपिनियन ली गई है, उसका एक लाइव डेमो या एक उसका रिप्ले किया गया कि क्या संभव है, इस तरह से नहीं है जी। अब जहां तक लड़की की शराब का एलिगेशन आ रहा है, मैंने दिल्ली पुलिस के किसी भी सीनियर ऑफिसर से या इसको
बारे में कहीं ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने ये एलिगेशन लगाया हो कि लड़की ने शराब पी रखी थी। बट त्रिवेदी जी, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि उसकी सहेली ने ये कहा था कि उसने शराब पी थी, मैंने भी शराब पी थी और होटल में जो भी हुआ। तो इसके जो उस लड़की जो है, चूंकि एक आई विटनेस है और इतनी इंपॉर्टेंट आई विटनेस है कि वो उसको कोर्ट मानेगी। मुझे आपको कोर्ट माने ना माने, क्योंकि वो लास्ट आई विटनेस है जिसको सब कुछ पता है कि उससे पहले का इंसिडेंट क्या था। सर, इस पर चर्चा करेंगे सर कि वो विटनेस ने आज सब लोग उसी पर सवाल कर रहे हैं, विटनेस के बयान को लेकर। वो विटनेस का बयान है या पुलिस का बयान है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बरखा शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अलका जी भी जुड़ी हुई हैं। बरखा जी, आपसे इस पर कमेंट चाहता हूं। एज ए वुमेन कमीशन के आप चेयरपर्सन रही हैं, आपने देखा है महिला को लेकर एक एक्सीडेंट हो गया, वेदभूषण साहब ने भी बताया कि पूरा देश स्तब्ध है, इतनी बड़ी घटना है। लेकिन ये एक अजीब सी फितरत है हम सब लोगों की कि जो विक्टिम है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हम पहले शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू करते हैं। देखिए, ये वाकई में बहुत अफसोस की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये एक अजीब सी बात है कि हम सब लोग मिलके मीडिया पे बैठ जाते हैं और डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, गलत थी, सही थी। ये सब जांच के विषय हैं। पुलिस जांच कर रही है और उस पे एलजी साहब कह चुके हैं कि जो भी दोषी है, चाहे वो पुलिस वाले भी हों, जो उन्होंने उस समय वहाँ पे ड्यूटी पे नहीं थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस की कमेटी भी बना दी गई है। उसके अलावा ये कि उनको सजा जो है वो मिलेगी, कोर्ट उनको सजा देगी। और एक इसमें जो लड़की जो विटनेस है, ये सच्ची बात है कि वही एक अकेली लड़की है जो विटनेस है। जब कोर्ट में पेश होगी उसके बाद क्या निकल के आता है, इसका सबका हमको इंतजार रहेगा। और मैं जहाँ तक सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कमेटी बनाई है। अब एकदम से तो आप मतलब ये कि उन्होंने कमेटी बनाई है, वो भी छानबीन कर रहे हैं, वही अपने केस को आगे रेफर करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी भी करी जाएगी, सीबीआई इंक्वायरी भी की जाएगी जी। और मैं उन परिवार के साथ हूँ। उनको एलजी साहब ने नौकरी के लिए भी ऑफर किया है कि उनको हम सरकारी नौकरी उस परिवार के किसी एक सदस्य को जरूर देंगे, ताकि वो घर का पालन पोषण कर चुके, क्योंकि वो बेचारी लड़की अकेली लड़की थी जिसके पिताजी भी नहीं थे और वो बच्ची सारे घर को पाल रही थी। हम सब महिलाएं हैं, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग सब बैठ के एक दूसरे को, किसी भी पार्टी से कोई हो, देखिए हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम सब महिलाएं मिल के एक हो जाएं तो मैं समझती हूँ कि शायद हम लोगों को, या इस तरह की जो महिलाएं हैं जो पीड़िता हैं, जो उनको शायद थोड़ा सा बल मिले अगर हम सब महिलाएं एक हो जाएं और एक तरह की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ महिला की बात करें, महिला के उत्पीड़न की बात करें, महिलाओं के न्याय की बात करें, ना कि किसी भी पार्टी की बात। जी बरखा जी, ऐसा होता है कि जब अपनी पार्टी का आदमी होता है ना, तब हम ये बात कहते हैं कि पार्टी की बात नहीं करते, ठीक है। और नौकरी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैं फेस सेविंग समझता हूँ, क्योंकि आपके मन में चोर है तो आप फेस सेविंग करना चाहते हैं कि भाई नौकरी दे दें तब बात खत्म हो, लेकिन वो ज़रूरत है, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करता। अलका जी, आप बहुत क्रांतिकारी राजनेता रही हैं, हमेशा जोर से बोलती रही, आवाज़ उठाती रही, लेकिन आपकी पार्टी को नहीं लगा कि ये बड़ी घटना है? विजय जी, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा परिवार को मिलने गई थी जी, हमारी बात हुई, लेकिन पुलिस ने परिवार तक बिल्कुल नहीं पहुंचने दिया। मीडिया भी तब तक पहुंचा जब तक सारे केस को मैनिपुलेट किया जा चुका था जी। दिल्ली पुलिस 5 आरोपियों को क्लीन चिट दे चुकी थी जी। बिल्कुल आपने देखा, निधि नाम की लड़की 3 दिन के बाद मीडिया के सामने दिल्ली पुलिस लाती है जी। किस पे आरोप लगे? मृतक पीड़िता पे आरोप लगे, उसका चरित्र हनन किया गया जी। आपकी जांच बताती है कि लड़की ने, जो मृत पीड़िता है, किसी तरह का नशा नहीं किया हुआ था जी। परिवार कह रहा है मीडिया में आकर, हम नहीं जानते ये निधि है कौन, उसकी दोस्त बताई जा रही है और परिवार उसके दोस्त होने से इनकार जी। अलका जी से, कितने बजे कहाँ थी, क्या पहना था, क्या खाया था, क्या पिया जी। 6 या नहीं कि 12 किलोमीटर तक एक बेटी को घसीटा गया, जानते हुए कि कुछ नीचे फंसा है, और पता था लड़की है, 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। 20 कॉल पीसीआर को की गई,
पीसीआर की गाड़ियां खड़ी थी, किसी ने नहीं देखा। अपराध पूरा होता रहा, बेटी मौत के मुंह में गई, गाड़ी घर चली गई, अपराधी आराम से जाकर सो गए। सुबह जब जागते हैं तो पुलिस अपनी छवि बचाने की कोशिश करती है। राजनीति मत करिए, लेकिन ये भाजपा का नेता है या नहीं? नाम है मनोज मित्तल, 5 आरोपियों में ये गाड़ी में था या नहीं? क्या कार्रवाई इस पे हुई? पूछे नहीं पूछे? महिला वो तो रिमांड पर ले लिया ना अलका जी, उसको तो रिमांड पर ले लिया ना पुलिस ने, वो 5 लोगों को ले लिया, इसमें बीजेपी की बात नहीं है। तो ये नहीं, बचाने की कोशिश है या नहीं? हाँ, माफी चाहूंगी जी, बचाने की कोशिश है। चौथा दिन है आज जी, हर झूठे आरोप लगाकर पांचों आदमी 5-6 घंटे मृतक के अंदर अरेस्ट बदनाम होकर जेल में करने की चले गए। कोशिश की गई। ठीक है डीसीपी द्वारा बयान दिए गए जी, बिना भी जांच किए। जी, ठीक है। इस पर और आगे आते हैं। हमारे साथ पीके मल्होत्रा साहब भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर ऋषि भी है। ऋषि के पास मैं आऊँगा कि क्या साइकोलॉजी है, लेकिन मल्होत्रा साहब थोड़ा सा मुझे इसका लीगल एंगल समझाइए। पुलिस की जो भूमिका रही, आज जो है घटना से ज़्यादा चर्चा पुलिस की भूमिका पर हो रही है और इसका केस पर क्या असर पड़ेगा, कुछ समझा सकते हैं आप हमें? त्रिवेदी जी, आपने जो प्रश्न उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके ऊपर आप मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं जी। पहली नजर में जो तथ्य हमारे सामने आए हैं जी, उससे एक नहीं, पुलिस के बहुत सारे लैप्सेस नजर आते हैं। जी, निर्भया कांड के बाद में कानूनी व्यवस्था में भी इम्प्रूवमेंट लाया गया, जी, कानून को भी बदला गया। कानून में ये भी कहा गया और कानून और जो पुलिस वाले हैं उनकी और सेंसिटिविटी बढ़ाई गई, उनकी ट्रेनिंग बढ़ाई गई। उनको ये कहा गया कि इस तरह का कोई भी हादसा होता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। जी, निर्भया कांड के बाद आज हम 2022 में हैं, लेकिन जो जिस तरह की सेंसिटिविटी पुलिस को दिखानी चाहिए थी वो इस केस के ना तो एफआईआर में कहीं नजर आ रही है जी, और ना ही जो तथ्य अब तक सामने आए हैं उसमें नजर आ रही है। जी, आप ये देखिए, 31 दिसंबर की रात थी जिस दिन पूरी दिल्ली को छावनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है जी। और चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है। अगर 12 किलोमीटर तक गाड़ी के अगले पहिए के नीचे एक व्यक्ति को घसीटा जाता है, एक महिला को, एक लड़की को घसीटा जाता है जी। और रास्ते में ना कोई सीसीटीवी नजर आता है ना कोई पुलिस नजर आती है, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं कि क्या पुलिस ने अपनी ड्यूटी, अपनी कार्रवाई ठीक से की। जी, मेरे ख्याल इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट सामने आएगी। आप एकदम से, जैसा कि पहले ही बताया गया, एकदम से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है कि उसकी महिला की जो मित्र थी, जो उस लड़की की, अंजलि की जो मित्र थी निधि, जिस तरह का उसने बयान दिया है उसको लेकर भी पुलिस को फर्दर क्वेश्चनिंग करनी चाहिए थी। और मोर पर्टिकुलरली जब एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है और ये भी रिपोर्ट आ चुकी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आ चुका है कि अल्कोहल नहीं लिया गया और उसने बहुत बेबाक तरीके से ये स्टेटमेंट दिया, और वो भी 2 दिन के बाद। 2 दिन वो लड़की गायब रही और स्टेटमेंट दी है। पुलिस को चाहिए कि इसको अच्छी तरह से तथ्यों को एग्जामिन करके जो सही तथ्य हैं वो सामने लाए और एक्सपेडिशियसली, जैसा कि चार्जशीट निर्भया के केस में फाइल हुई थी, इसमें भी जल्दी से चार्जशीट फाइल हो। और जो व्यक्ति, एक गाड़ी के नीचे एक व्यक्ति आ जाता है और 12 किलोमीटर तक घसीटते हैं, और ये कहना कि जो गाड़ी चला रहे हैं, जो गाड़ी में बैठे हैं, उनको ये पता ही नहीं चला, ये किसी भी आम आदमी के लिए डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, तो इस पर चर्चा करते हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस को जो है जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके इसमें चार्जशीट फाइल करनी चाहिए, ताकि जनता के अंदर भरोसा लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसी है उनके ऊपर जो विश्वास है वो बना रही। जी डॉक्टर ऋषि, आपको सबसे आखिर में मैंने इसलिए याद किया कि ये जो सारी बातें आपने सुनी है, इसमें क्या साइकोलॉजी आप देखते हैं, जो एक्यूज्ड हैं उनकी, जो विटनेस है उसकी, या जो पूरा घटनाक्रम है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये समझने की ज़रूरत है, और ये काफ़ी चीज़ों से प्रूव भी होता जा रहा है दिन ब दिन इतनी घटनाओं से, कि जो एग्रेशन है, वायलेंस है, वो दिन ब दिन हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उस पर तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो बहुत आर्ग्यूमेंट आई थिंक चल रहा है कि हम किस पर आरोप लगाएं, किसको प्रोजेक्ट करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि अभी जो हुआ सो हुआ, बट हम उसको प्रिवेंट कैसे करें। जी, प्रिवेंशन में इस पर कार्यवाही भी आ ही जाएगी, ऑफ कोर्स कार्यवाही होगी, लेकिन हम प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाने की कोशिश करें। तो प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है,
वायलेंस क्यों बढ़ रहा है, क्यों एक व्यक्ति जो है वो फिजिकली या साइकोलॉजिकली किसी को हार्म करना चाहता है। चाहे हम बच्चों की बात करें या बड़े एडल्ट्स की बात करें, स्कूल्स में देखें तो बुलिंग दिन ब दिन बढ़ रही है। रैगिंग पर हम कंट्रोल कर पाए हैं लेकिन बुलिंग बढ़ रही है। वहीं से एक बच्चे के अंदर वो जो एक पॉसिबिलिटी है एग्रेशन को बढ़ने की, वो बढ़ जाती है। और हमारे समाज में इस तरह की पर्सनालिटीज़ बन रही हैं जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ होती हैं जी। तो वो वायलेंस को रोकने के लिए एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या कारण हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि एग्रेशन क्यों हुआ। तो जैसे हम हमेशा चर्चा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तब वो एग्रेशन को लीड करता है और एग्रेशन से वायलेंस जो उसकी और सीवियर फॉर्म होती है तो वो वायलेंस आता है। तो जिन लोगों में, जिन बच्चों में या बड़े व्यक्तियों में थोड़ा लो सेल्फ कंसेप्ट होता है, लो सेल्फ वर्थ है, ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर ये एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है और वही आगे जाकर एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ बनती हैं और डिप्रेशन भी बहुत अधिक होता है। तो आई थिंक उसको रोकथाम करने की ज़रूरत है। हम कैसे उनको ये सिखाएं कि क्योंकि ये एक अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजी है कभी किसी भी सिचुएशन से कोप करने डॉक्टर इस पर बात करेंगे कि कैसे इसका इलाज किया जाना चाहिए। अलका जी, जो आपने बताया कि आपने बहुत बड़ा काम किया कि आपकी जो महिला आयोग की, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो मिलने गई थी, मिलने नहीं दिया, काफ़ी समझती हैं आप ये जिम्मेदारी आपकी? खत्म हुआ काम? विजय जी, मैंने नहीं कहा ये बड़ा काम हुआ है, बड़ा अपराध हुआ है जिससे भटका कर इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में नहीं है दिल्ली देश में, एक भी विधायक और सांसद नहीं है, विपक्ष का धर्म है। बिल्कुल पीड़िता के परिवार में जाकर सच्चाई जानना चाहते थे, उन्हें विश्वास दिलाना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ। आज प्रेस के माध्यम से अलका जी, आपने तो नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ लड़ रही हैं लड़कियां लड़कियों के लिए? कहाँ नहीं लड़ रही हैं? कहाँ लड़ रही हैं? दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में दिखा आपको लड़कियां, कांग्रेस की लड़कियां, महिलाएं कांग्रेस लड़ी रही है, सड़क पर आई है? नहीं, आप अब लड़कियों में कांग्रेस की लड़की, भाजपा की लड़की, तेरी लड़की, मेरी, क्या है, क्या सोच है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपका नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कांग्रेस ने लड़की के लिए लड़ाई लड़ी क्या? मेरा सवाल ये है। पढ़ रही हूँ, नहीं, आप ही के चैनल पे पढ़ रही हूँ। आदर्श नगर में चाकुओं से गोद डाला, 10 दिन के अंदर। राजधानी दिल्ली है, सवाल करने किससे हैं, कर किससे रहे हैं? हाँ, आदर्श नगर में चाकुओं से गोदा, पांडव नगर में तेजाब डाला, सुल्तानपुरी में घसीट कर 12 किलोमीटर तक ले जाया गया। और सवाल, प्रियंका गांधी के नारे से इतनी आपत्ति किसी को क्यों है? आपत्ति नहीं है, उस आपत्ति को एक्शन में देखना चाहते हैं ना विजय जी। आपत्ति क्यों? आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्शन। विजय जी, एक्शन लेना किसको है? आपको और मुझे लेना है, ये सत्ता में सरकार में बैठे हुए नेताओं को लेना है। प्रधानमंत्री जी का नारा तो याद नहीं दिलाया लाल किले की प्राचीर से, बेटी बचाओ। भाजपा के नेताओं से बेटियां बचाना मुश्किल है, क्यों नहीं जिक्र करे हरियाणा के मंत्री का? हरियाणा में भाजपा के मंत्री पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, यहाँ पर इस मामले में भाजपा का नेता शामिल है। यूपी के उन्नाव में भाजपा का नेता शामिल था, अब अंकिता भंडारी उत्तराखंड में भाजपा का नेता शामिल है। अलका जी, वो सवाल तो बरखा जी से और बीजेपी से कर लेंगे, मैं तो ये पूछ रहा था कि कांग्रेस को तो चुप नहीं रहना चाहिए था। बरखा जी, आप जवाब देंगे अलका जी का? जी बरखा जी। आज चुप है। निर्भया में क्या हुआ आपको दिखाया, फास्ट ट्रैक में चार्जशीट हुई, जल्दी फास्ट ट्रैक में जांच हुई, सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री जी पीड़िता के साथ खड़े दिखे, विदेश में बगैर इलाज की जरूरत पड़ी, बेटी की जान बचाने को। ठीक है बरखा जी, काम हमने किया, अपने आप में उदाहरण। देखिए, मैं यहाँ पे फिर इस बात को कह रही हूँ, कोई ठीक है बरखा जी, पार्टी की बात नहीं है। अलका जी, मैं बोल लूँ थोड़ा सा जी? मैं देखिए, कोई भी पार्टी की बात नहीं है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो। मैं फेवर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, सजा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मामला एक मासूम लड़की की हत्या का है, एक बेचारी लड़की का है जो अपने घर को पाल पोस रही थी, छोटी बच्ची का है। तो सजा तो बराबर मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए जी। जरूरत पड़े तो उनको फांसी पे लटकाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। ठीक है, मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रही हूँ जी। वेदभूषण साहब, होना चाहिए। वेदभूषण साहब, ये ऐसा मसला है, वो तो खैर अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन मैं हैरान हूं इसमें कि एक्यूज पर चर्चा से ज्यादा पुलिस पर चर्चा हो रही है। कटघरे में पुलिस खड़ी है,
और बरखा जी को उम्मीद है कि सजा मिलेगी, अलका जी को उम्मीद है कि सजा मिलेगी। अभी तो जिसको सजा दिलानी है वही कटघरे में है। त्रिवेदी साहब बड़े सीनियर अधिकारी हमारे साथ टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, ना उन्होंने कोई राजनीति की बात की, ना मैंने कोई राजनीतिक छेड़ा है, परंतु जिस तरह से इस मामले को पॉलिटिसाइज किया जाए, केवल शासन की, प्रशासन की, पुलिस की कमजोरियों को रिफ्लेक्ट करने की जितनी कोशिश की जा रही है, शायद जो उसका मर्डर हुआ है बेचारी लड़की का, उसके साथ जो जाति है उसकी जात के बारे में कम हो रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर एक एलजी बैठे हैं, उनके एलजी हाउस का घेराव किया जा रहा है, सुल्तानपुर थाने का घेराव किया जा रहा है। अरे प्रदर्शन के लिए जगह रामलीला ग्राउंड है, जंतर मंतर है, आपके पास पुलिस की भूमिका से संतुष्ट हैं? जा सकते हैं, परंतु वेदभूषण आप साहब, केवल उसको कैश कराने के लिए राजनीतिक उद्देश्य से, ये दुख की बात है। एक लड़की की, एक यंग लड़की का, 20 साल की लड़की का सर मल्होत्रा साहब ने भी कहा, और मैं स्पेशल सीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था 31 दिसंबर की, 35,000 पुलिस वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप कि 20,000 पुलिस वाले यहाँ पर हैं, 2,500 महिला पुलिस वाले हैं, 1200 पीसीआर वैन है, 2,000 फैंटम है। दुनिया उन सारे लोगों को खड़ा कर देते तो 12 किलोमीटर के 12 कदम नहीं चल सकता कोई आदमी, और आप सफाई दे रहे हैं पुलिस की तरफ से। बताई गई थी, मैं आपको कोशिश करके टोटल डिप्लॉयमेंट दूंगा, पुलिस की प्रायोरिटीज होती है। उसके बाद ये है नतीजा। पूरी बात कर लेता हूँ, आपकी बात का जवाब दे दूं। पुलिस की प्रायोरिटीज होती है जहां पर गैदरिंग ज्यादा होती है, हैपनिंग प्लेस होते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड बता रहा हूं मैं आपको। मैं कल दुबई से लौटा हूं, मैंने भी वहां पर सेलिब्रेशंस देखे किस तरह से वहां पर होते हैं। वहां सुनसान गांव के अंदर, सड़कों पर, समुद्र के किनारे पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं होती। डिप्लॉयमेंट होता है कनॉट प्लेस में, डिप्लॉयमेंट होता है साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, यमुना पार के उस इलाकों में जहां पर मार्केट है, रेस्टोरेंट्स हैं। अब आप कहो कि बॉर्डर पर पुलिस नहीं थी, हर जगह पुलिस, मतलब आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि पुलिस की लापरवाही है? लापरवाही मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं मान ली, शुरू में मान ली, अभी तक ये कहा जा रहा था उस लड़की के साथ रेप हुआ, 2 दिन तक इतना हंगामा किया कि पुलिस ने 376 मॉलेस्टेशन का नहीं लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें उसकी बिल्कुल ये डिनाई कर दिया कि देयर वाज नो एलिगेशन ऑफ रेप और मॉलेस्टेशन। अभी आपके चैनल पर चल रहा था कि वो जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें पीसीआर की गाड़ी उसके पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। अब उन्होंने एक्शन लिया या नहीं लिया, या उनकी नॉलेज में नहीं था, ये एक इन्वेस्टिगेशन का एक और इंक्वायरी का एक सब्जेक्ट हो सकता है, परंतु इस चीज को कह देना कि कोई पुलिस नहीं थी वहां पर, सब कुछ। सर एक छोटी सी चीज समझा दीजिए वेदभूषण साहब, मुझे एक छोटी चीज समझा दीजिए कि इतने सारे सीसीटीवी फुटेज जो है मिल गए, वो दिल्ली पुलिस ने रिलीज किए हैं, ठीक है, मोटे तौर पर, लेकिन जो एक्सीडेंट नहीं, मुझे मोटा सवाल मैं समझ रहा हूं कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। देखिए बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिटायर्ड पुलिस का अधिकारी हूं मैं। दिल्ली सरकार ने बड़े क्लेम किए थे, हमने पूरी दिल्ली को सुरक्षित कर दिया है, निर्भया फंड से इतना सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आप मालूम कीजिए जितने सीसीटीवी फुटेज आए प्राइवेट दुकानों से और किसी के घर से लिए गए। आप बताइए दिल्ली, लेकिन केवल एक्सीडेंट वाला ही नहीं मिला है, मतलब जो हुआ है उसी का फुटेज नहीं है सर। दुर्भाग्य की बात है, तो फिर तो कोर्ट में ये भी हो सकता है। यही दुर्भाग्य की बात है कि जो सारा पैसा गया कहां, वो सीसीटीवी किसके लिए लगाए गए थे? उन्होंने कहा कि दिल्ली को सुरक्षित कर दिया, दिल्ली के हर पार्ट में सीसीटीवी लगे हुए हैं। दुर्भाग्य है वो सीसीटीवी सरकार से पूछा जाए, और ये फंड्स कहां गया, वो सीसीटीवी फुटेज। और ये विटनेस को किसने ब्रीफ किया था? मल्होत्रा साहब तो कह रहे हैं उसे इंट्रोगेशन करवाना चाहिए, वो तो ब्रीफ ही पुलिस ने किया उसको। देखिए ये 164 का स्टेटमेंट इस लड़की का अदालत के अंदर 164 में मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होते हैं, ब्रीफ तो पुलिस ने किया ना सर उसको। आप स्टेटमेंट को समझ लीजिए। किसने ब्रीफिंग की कि उसको पुलिस ने ब्रीफ कर दिया? वो लड़की कह रही है मैं इतनी डरी हुई थी, सीधा अपने घर चली गई, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पुलिस को आके बता सकूं ये इंसिडेंट। वो भी यंग लड़की, आप इतना एकदम क्रूअल ना बनो कि उस लड़की पे ही सवाल पैदा करना शुरू कर दो कि वो लड़की ने आके बता क्यों दिया इस बात को। ठीक है, डिले हो सकती है कि वो 2 दिन बाद आपकी ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि उसमें अल्कोहल नहीं है और वो कह रही है नशे में है। देखिए अब वो लड़की जो स्टेटमेंट दे रही है वो तो वो जाने, उसके तमाम क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे। उस लड़की की जो कॉल डिटेल्स है उस लड़की के साथ उस होटल में उसकी लोकेशन आ रही है, जब वो बैठ रही है उसके साथ जो उसका अल्टरकेशन हो रहा है चलाने के ऊपर, वो आपके सीसीटीवी कैमरे में आप लोग दिखा रहे हैं। कॉल डिटेल्स उस लड़की की मिल गई है। अब वो चूंकि विटनेस ना मैं हूं ना आप है ना पब्लिक का कोई आदमी है, वो उसकी जो वेरिसिटी है, उसकी सत्यता है, उसकी जांच पुलिस करेगी और ड्यूरिंग ट्रायल। सर अभी तो सत्य मेरा मुद्दा भूषण साहब, आप बड़े पुलिस ऑफिसर रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा मेरे लिए पुलिस पर सत्यता की जांच करना ज्यादा जरूरी है। बाकी तो होता रहेगा जो कानून में हो रहा है। पुलिस तो कटघरे में खड़ी है, क्योंकि पुलिस कटघरे में है, पुलिस कटघरे में है, और पुलिस जब कटघरे में होती है ना तो न्याय की उम्मीद कम हो जाती है सर।
नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस को बहुत बार कटघरे में किया गया और ऑलमोस्ट डेली कटघरे में होती है, परंतु हमारी जिम्मेदारी हर बार होनी चाहिए, के प्रति है, हर बार हमारी होनी जिम्मेदारी चाहिए, देश के प्रति है। देश कौन है सर? देश मैं हूँ, देश अंजलि है, आप भी हैं, और देश कोई नक्शा नहीं है, देश नक्शा नहीं है, देश वो लड़की है जो 12 किलोमीटर तक घूमती रही। तो आप उस लड़की को कैसे मिसट्रस्ट कर सकते हो? अभी उसका एक्सपर्ट की ओपिनियन आनी है कि वो लड़की घसीटी गई या नहीं घसीटी। हाँ, तो ये भी अब एक यही मैं सवाल आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप बहुत समझदार पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े पुलिस ऑफिसर, कि मैं इस पर भी जानना चाह रहा था कि ये अभी सत्य है कि नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा? हम चर्चा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं दिल्ली में सुरक्षा को लेकर, खासतौर से लड़कियों की, बेटियों की सुरक्षा को लेकर। हमारे साथ बहुत ही विद्वत पैनल हमारे साथ है। वेदभूषण साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। पीके मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी रहे हैं भारत सरकार में। विभूति नारायण राय साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋषि हमारे साथ हैं। अलका लांबा जी हमारे साथ हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। वेदभूषण जी, एक बार फिर आपको तकलीफ देना चाहता हूँ, आपको सच बताना चाहते थे, छोटा सा सच आप मुझे बताएंगे तो चले। विजय साहब, सलमान खान केस जिसमें 5 आदमी ड्रंकन ड्राइविंग के अंदर सलमान खान की एलएस गाड़ी से मारे गए थे जी। और एक दिल्ली का BMW केस जिसमें भी ड्रंकन ड्राइविंग का केस था जी। इनिशियली 279 304 के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, ह्यू एंड क्राई हुआ, हंगामा हुआ, जैसे इस केस में हो रहा है। इसमें 304 लगा दी गई, होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। उन दोनों केसेस का हश्र क्या हुआ पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया। अब सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है कि पुलिस ने शुरू में जो मुकदमा दर्ज किया, पहले भी वही उन्हीं सेक्शन में था, 304 उसमें ऐड कर दी गई पब्लिक के प्रेशर के अंदर, और वाकई में दुख वाली घटना थी, सबको कंसीडर करते 304 लगा दी जी। इशू ये है सबसे बड़ा त्रिवेदी साहब कि यदि ब्लड सैंपल्स के अंदर ये आ गया कि लड़कों ने शराब पी रखी थी, तो ये 304 अदालत के अंदर स्टैंड नहीं कर पाएगी, जीरो हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा केस। आप 302 फांसी की मांग कर रहे हैं, 279 317 तो उसको प्रूव करना पुलिस के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि आप ड्राइवर एक जो कार चला रहा है उसको आप ट्रायल कर सकते हैं, उसके खिलाफ जो सवारी पीछे बैठी हुई है, साइड में बैठी हुई है, क्या उनको भी आप सूली पर चढ़ा सकते हो या उनको कन्विक्शन सिक्योर कर सकते हो? तो ये एक बड़ा डाउट, क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। ठीक है, पब्लिक का प्रेशर था, पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव था, आपने 304 लगा दी। लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको सीबीआई में भेजा जाए, इनको हैंग कर दिया जाए, इनको मर्डर कर दिया जाए, पर लॉ ऑफ द लैंड ही प्रिवेल करेगा अल्टीमेटली, क्योंकि मामला अदालतों में जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, उसके बाद क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तय किया जाएगा हमारे। और ठीक है, ह्यू एंड क्राई है, दुख की बात है, नए साल पर दुख हुआ है, मुझे भी पर्सनली इस चीज का दुख है, परंतु चूंकि ये चीजें अदालत डिसाइड करेंगी, देश का कानून डिसाइड करेगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेट अस सी के इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट में क्या आता है और कोर्ट का इस पर क्या स्टैंड होता है। जी अलका जी, मैं आपके पास आता हूँ। एक बार छोटा सा मल्होत्रा साहब से इस पर लीगल थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, जो वेदभूषण साहब कह रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? विजय जी, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, एक संगीन अपराध हुआ जी, उसको लेकर के किसी भी दल द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनीति करना उचित नहीं है जी। आज की तारीख में हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इस बात को इंश्योर करें कि जो हादसा हुआ उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की, या जो कार में बैठे हुए थे और जो कार को चला रहे थे या कारें बैठे हुए थे, उनकी तरफ से जो लापरवाही हुई और उन्होंने जो ये हादसा किया, एक्सीडेंट किया, उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई कानून के हिसाब से होनी चाहिए जी। भूषण जी ने एक बात की कि FIR में रजिस्टर किया गया है जो 279 और 304A का जो है सिर्फ वो केस रजिस्टर किया गया है। देखिए, FIR में धाराएं पहले क्या लगाई गई और बाद में क्या लगाई जाएंगी, ऐसा कोई फाइनल नहीं होता है, धाराएं बाद में भी चेंज हो सकती हैं जी। लेकिन जो प्राइमा फेसाई नजर आ रहा है, पहली नजर में नजर आ रहा है, 12 किलोमीटर तक गाड़ी चलती रही, उसके नीचे एक लड़की को घसीटा गया। मैं कहता हूं कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी के नीचे अगर एक ईंट भी आ जाती है तो ड्राइवर को भी पता चलता है और लोगों को, बैठे हुए लोगों को भी पता चलता है कुछ गड़बड़ हुई है।
अगर गड़बड़ हुई है तो क्या मेरी ये ड्यूटी नहीं बनती है कि मैं गाड़ी रोककर देखूं क्या गड़बड़ हुई है और उसको ठीक करूं? जी। अगर 12 किलोमीटर तक ऐसा हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं, क्योंकि अभी तो सारी एक प्राइमा फेसाई एक बेसिक चीजें हमारे सामने आ रही हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद में सच्चाई सामने आएगी, एविडेंस सामने आएगी। आज हमारी ड्यूटी ये बनती है कि केस को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करके जो प्रॉपर धाराएं हैं, जो कानून का उल्लंघन हुआ है और किया जाए, और एक्सपेडिशियस ट्रायल हो, ताकि हम जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि कानून व्यवस्था जो है वो हमारी खराब नहीं हुई है, कानून व्यवस्था ठीक हुई है। हमें हादसों को रोकना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर हम हादसों को रोक नहीं पा रहे हैं तो हादसा हो जाने के बाद में हम उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जल्दी से जल्दी दोषी लोगों को सजा देते हैं। सर, एक छोटी सी जानकारी और मुझे समझनी है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि सारा कानून जो भूषण साहब भी समझा रहे हैं, आप भी समझा रहे हैं, मुझे छोटी सी बात समझाइए कि जो एक्सीडेंट हुआ है, जो कार हिट की है स्कूटी से या जो भी है, और भूषण साहब कह रहे हैं अभी ये तय होना बाकी है कि भाई किस तरह से हुआ, तो जो उसका फुटेज नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो ये केस कैसे चलेगा, कैसे आगे? जो कुछ एक्सीडेंट ही नहीं हुआ उसके बाकी सारी कहानी यहाँ पर है। देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, डेफिनेटली पुलिस के लोग वहां और भी अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ सकती है, और चश्मदीद गवाह जो है वो रास्ते में अगर 12 किलोमीटर तक जैसा कहा जा रहा है ऐसा हुआ है और 12 किलोमीटर तो गए हैं, तो बहुत से लोगों ने रास्ते में देखा होगा। वो 31 जनवरी और 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात थी, बहुत से लोग रोड पर थे, और जैसा कि कुछ न्यूज चैनल्स भी बता रहे थे कि एक गवाह ने तो इवन पीसीआर वैन तक को भी इन्फॉर्म किया, और पीसीआर वैन ने ये कहा कि भाई आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर लेंगे। अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हो पाएगा। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि उस इन्वेस्टिगेशन में देरी नहीं होनी चाहिए, और जो विटनेसेस सामने आ रही हैं उनको सीरियसली उनकी जो वो स्टेटमेंट दे रही हैं उसको प्रॉपरली एग्जामिन करके कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ताकि न्याय दिया जा सके, न्याय में देरी ना। जी, अलका जी आपको जोड़ना चाह रही थी। विजय जी, मैं बस यही देख रही हूँ, जब से न्यूज चैनल पे आपसे चर्चा कर रही हूँ, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का आप बयान दिखा रहे हैं, वो सिस्टम की बात कर रही हैं, वो भूल गई कि वो 2012 दिसंबर में नहीं है, 2022 में है। जिस सिस्टम की वो बात कर रही हैं, वो खुद उस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष क्यों नहीं पूछती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से? 8 महिला विधायक होने के बावजूद क्या मजबूरी है कि महिला मंत्रालय एक पुरुष मंत्री के अधीन चल रहा है? कोई भी महिला पीड़ित दिल्ली की मंत्री को मिलकर अपनी बात नहीं रख पाती है, क्योंकि उससे संवेदनशीलता, प्राइवेसी की बात आ रही है। तो यहाँ से समझ आता है। और स्वाति मालीवाल सिस्टम की बात कर रही हूँ, सिस्टम में कौन है? पुलिस है, एलजी है, पुलिस है, गृह मंत्रालय है, कानून है, मुख्यमंत्री है। क्या कर रहे हैं? आज भी धरना कर रहे हैं आप, और हम सवाल ना पूछे। स्वाति मालीवाल जी के ऊपर खुद भ्रष्टाचार में चार्जशीट कोर्ट के आदेश पे हुई है, भूलना नहीं चाहिए। सिस्टम बदलने के बाद सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए है, तो सत्ता तो हासिल हो गई, सिस्टम नहीं बदला। ठीक है, तो सवालिया निशान जरूर खड़ा होगा, और महिला सुरक्षा राजनीतिक मुद्दा था, है, रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से बात करेंगे, घोषणा पत्रों में महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया जाएगा। तो इस तरह के जब मामले आएंगे तो हम जैसे को विपक्ष में सवाल सत्ता से पूछना होगा, क्यों बेटियां सुरक्षित? बिल्कुल सवाल पूछना ही चाहिए, मैं इसको सपोर्ट ही कर रहा हूं आपको। मैं तो कह रहा था कि आप जोर से सवाल पूछते हैं, इस पर मुझे आपत्ति थी। डॉक्टर ऋषि, ये जो पूरी बात हो रही है, आपने कहा कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और ये जो एग्रेशन है, जो बात हो रही है, अल्कोहल की बात है, लड़कियों की बात है, इसको आप क्या इलाज क्या है इसका? देखिए, मोटे तौर पर देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम करेक्टिव मेजर्स लें, और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो हैं हम उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की ज़रूर करें, कोशिश करें। तो इलाज जो है वो यही है कि हम ये पहचानें सबसे पहले कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। इतना ज़्यादा एक्सपोजर आजकल बच्चों का है वायलेंस को लेकर, मीडिया पर इजी एक्सेसिबिलिटी है ऐसे हथियारों की कि बच्चों के को वो कितना चाहे, हम इंडिया की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, तो वो क्राइम इसलिए भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली में एग्रेशन है या डोमेस्टिक वायलेंस है, इन सब चीज़ों में भी बच्चों में एग्रेशन और बड़ों में भी बढ़ता है, तो हम पहले उन सारे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। क्या परिवार में, समाज में और इंसान के खुद अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
जो कि एग्रेशन को, वायलेंस को बढ़ाते हैं, हम उनकी रोकथाम करें। और जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी स्कूलिंग, अच्छा होम इन्वायरमेंट, अच्छी सोसाइटी, कम्युनिटी बच्चों को मिले, जहाँ पर बच्चों की एक अच्छी हेल्दी पर्सनालिटी बने, ना कि एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ बने। या डिप्रेशन आजकल के बच्चों में जो इतना ज़्यादा अधिक हो रहा है, वो भी कई बार एग्रेशन और वायलेंस को बढ़ाता है। और इन सब चीज़ों की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से बच्चे ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो इस तरह का क्राइम अक्सर ये भी देखा गया है कि नशे की अवस्था में भी लोग, छोटे या बड़े, सब लोग क्राइम करते हैं। सो आई थिंक उन फैक्टर्स को ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और करेक्टिव मेजर्स पर तो काम करना ही पड़ेगा। स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए एंड इन्फोर्समेंट भी वहाँ पे फिर उतनी ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ठीक है भूषण साहब, एक बार फिर मैं ये सवाल पुलिस पर करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपने बहुत लंबा जो है अनुभव पुलिस के साथ रखा है। ये सवाल होना पुलिस पर या पुलिस की भूमिका पर, यही अपने आप में चिंता वाली बात नहीं, बाकी सब छोड़ दें हम, क्या क्या किया क्या नहीं किया, लापरवाही। लेकिन अगर हमारे रक्षक, जिन पर हम भरोसा करना चाहिए, जिसका आपने स्लोगन दिया दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, उस पर यदि सवाल खड़ा होता है तो यही अपने आप में बड़ी चिंता की बात नहीं है जिसको सोचना चाहिए। इस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। पुलिस थी, वैन नहीं थी, कनॉट प्लेस में थी, कहाँ लगाई थी आपने? विजय जी, मल्होत्रा साहब ने भी वही बात कही थी। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि बिल्कुल डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी जहां होगी उनके खिलाफ एक्शन होगा और ज्यादा से ज्यादा सिवियर एक्शन होगा। जब निर्भया केस हुआ था तो जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी थी, उनकी रिकमेंडेशंस आई थी। उन रिकमेंडेशन में ये तमाम बातें थी कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, महिलाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए, ऑफिस से घर और घर में कैसे अंदर सुरक्षित किया जाए, तमाम तरह के कानून को, उनका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ाया गया। और जैसे मल्होत्रा सर ने बताया कि उसमें तमाम तरह के जो सेंसिटाइज करने के जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम थे वो लॉन्च किए गए। हम कहां पहुंचे अभी तक? तो अभी और आगे जाने की जरूरत है। तो इतना जल्दी पे कोई 10 साल में कहीं नहीं पहुंचे सर हम। 10 साल में नहीं है तो भूषण साहब, 10 साल में हम कनॉट प्लेस से सुल्तानपुरी नहीं पहुंच पाए। अब यही मेरा कहना, पूरा आप यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान को देखिए, क्वांटम पनिशमेंट बढ़ गया। मैं उन कंट्रीज की बात करता हूँ जो आदमी को हैंग कर दिया जाता है खुलेआम चौक पर, क्या वहाँ क्राइम रुक पाया? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले टाइम में ग्रेजुअली सब लोग समझेंगे, सब जानेंगे। जैसे मेरी बहन ने, डॉक्टर रुचि ने बताया कि परिवार की जिम्मेदारी थी, ये आपकी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जिम्मेदारी थी कि उन बच्चों को बताया जाता कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी लड़की का एक्सीडेंट हो जाए तो रोक कर उसको पहले हॉस्पिटलाइज कराना है। तो शिक्षा का अभाव कहाँ था? घर से था ना, परिवार से था। आप केवल के पुलिस को हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कर देंगे तो ये भी एक ठीक नहीं है। समाज के तमाम अंग जिम्मेदार हैं इन तमाम चीजों के लिए कि लड़के शराब पी के एक्सीडेंट कर रहे हैं और कोई उनको पता ही नहीं, इतने बेखबर है शराब के नशे में, नेग्लिजेंट एक्ट है उनका, कुछ भी हो सकता है। पर उनकी जिम्मेदारी केवल समाज की है, उन लोगों की है, हम सब की है, देश में जो बैठे हुए हैं, आपकी है, मेरी है, डॉक्टर रुचि की है, तमाम सबकी जिम्मेदारी है कि तमाम पक्षों पर मनन करें। जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा एम्पैथी, सेंसिटिविटी हम बचपन से ही बच्चों में थोड़ी डेवलप करें, सो दैट कि वो एक कंपैशन हो, वो एक जनरल कमेंट है। भूषण साहब, ये जनरल बात है। आखिरी बात मल्होत्रा साहब आपसे समझना चाहता हूँ, जब अकाउंटेबल लोगों से सवाल पूछा जाए और वो दूसरों की जिम्मेदारी तय करें तो ये एक्सक्यूज नहीं है? मैं समझता हूं कुछ हद तक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसके बारे में जो कार्रवाई की गई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी है या पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं ये टीवी वालों की भी जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी है और परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके अंदर जगानी चाहिए और वो कोई एक संस्था नहीं कर सकती। ये तो एक समाज का एक रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हम परिवारों में भी देखते हैं, अगर परिवार के लोग भी एक साथ बैठ करके बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के बातों को साझा नहीं करते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ या एक महिला के साथ या एक बच्चे के साथ कोई ज्यादती हो जाती है, वो उसको घर में आके शेयर नहीं करता है और उसके करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक डर पैदा कर देता है और वो अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं रखता है। तो ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है। कानून व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। कानून व्यवस्था में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट के बाद जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, कहीं ना कहीं आज भी हम उसमें लैग कर रहे हैं
और जो स्थिति 2012 में थी, निर्भय के समय में थी, शायद उसमें जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। पिछले 10-12 वर्षों में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है। उसमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात ठीक है कि सबको अपने से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है खुद से सवाल पूछना। दूसरे से सवाल तो किए जा सकते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मल्होत्रा साहब आपका शुक्रिया, वेदभूषण साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर ऋषि, अलका जी और बरखा जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हमारा ज्ञानवर्धन किया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्या कंझावला केस में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस पर 78% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 22% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने नेताओं की बात सुनी, पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। आज सड़क पर मोमबत्तियां लिए लोग दिखाई दिए, जस्टिस फॉर अंजलि के बैनर नजर आए। कुछ राजनीतिक दल मुद्दे के गर्म अलाव पर रोटियां सेकते नजर आए। शायद वो कल भी नजर आए और परसों भी, लेकिन सवाल वही है कि सुरक्षा का क्या, उस भरोसे का क्या जो ये लोग चुनाव में देते हैं, भाषणों में देते हैं, उन वादों का क्या जो महिलाओं से किए जाते हैं। बात एक अंजलि की नहीं है, ना ही एक कंझावला की घटना की है, बात है देश की राजधानी की और उसमें बसने वाली बच्चियों की, बेटियों की। नहीं तो रोज ऐसे ही अंजलि मरती रहेगी, दरिंदगी का शिकार होती रहेगी और फिर हर बार की तरह कोई आएगा और रोटियां पकाकर चला जाएगा। सोचिएगा जरूर। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।